वेलकम अनिल सर, स्वागत है। स्वागत है सर। आज के आप मुख्य अतिथि हैं, आज के आप चीफ गेस्ट हैं। आज का पूरा सर समय आपको आपका है। वेलकम, स्वागत है सर। आज के मीटिंग में सर बहुत जबरदस्त सर। बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज पूरी कंप्लीट है। सबसे पहले जो है मंच संचालक न कह करके मीटिंग संचालक जी का धन्यवाद, क्योंकि कभी भी किसी मीटिंग के संचालक करता ही सबसे सर्वोपरि होते हैं। जैसे जैसे मंच संचालन करते हैं वैसे वैसे चलना पड़ता है, और सर का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जब मीटिंग स्टार्ट की है तब से मैं देख रहा हूँ। उसके बाद प्राण गीत और प्लान दिखाने के लिए जो अपने दीप चंद्र जी आए, उनको धन्यवाद। और इसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं अनिल कुमार दुबे, भभुआ कैमूर, एक उपनाम शायद आप लोग सुने भी होंगे, ग्रीन सिटी के नाम से भी भभुआ को जाना जाता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और निदेशक MSIT पब्लिक स्कूल, और विशेष जो चीजें हैं वो मैं यहाँ परिचय देना उचित नहीं समझता हूँ। इतना ही परिचय मैं अपना देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से अपने गुरुओं के सानिध्य में अभी यहाँ आया हूँ। लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए प्रथम गुरु को याद करना अति आवश्यक है। इस बिजनेस में मेरे प्रथम गुरु जिन्होंने मुझे इसमें लाया, आदरणीय नरेश गिरी जी के लिए एक मैं जोरदार ताली चाहता हूं, सम्मान भरा ताली, जिन्होंने मुझे इसमें लाया। और लाने के बाद गुरुओं का सिलसिला जो चालू हुआ, वो लगभग सीरीज में अनिल सर और शिवदास सर, इंद्राल सर, राम सर, ओम प्रकाश सर, शशिकांत सर, सोनम मैडम, महानंद केसरी, अभी बहुत सारे गुरुओं की सीरीज है जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाने का काम किया। और जिसको हम बोलते हैं कि गुरुओं में आइडियल गुरु जो हमारे यहाँ पे इस मीटिंग में विद्यमान हैं, आदरणीय रविकांत सर के लिए भी मैं जोरदार ताली चाहता हूं आप लोगों का, जिन्होंने मुझे एक एक चीज बारीकी से धीरे धीरे समझाते हुए और यहां तक लाया। कहने का मेरा मतलब यह है कि गुरुओं का सानिध्य मिल जाए तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महारत हासिल न किया जा सके। एक अच्छे गुरु का परिणाम है, एक अच्छे लीडर का परिणाम है, जो पूरे इस टीम में रवि सर की चाहत सबको रहती है, क्योंकि अच्छा गुरु को हर शिष्य अपनाता है। ऐसे आप देखते हैं कि जितने भी हमारे गुरुओं का सीरीज यहाँ है, सब अपने आप में है। मेरे ऊपर सबकी छाया है, क्योंकि मैं इस ग्रुप के, इस टीम के सबसे छोटे शिष्य के रूप में यहाँ विद्यमान हूँ। और मैं आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे गुरु मुझे प्रेम, स्नेह, दुलार देते हैं। मैं आज कुछ अपने विषय में बताना चाहता हूँ, कुछ विषय रखना चाहता हूँ। जीवनी तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जीवनी जो 40, 45, 50 वर्ष की है वो 1-2 घंटे में गाथाएं नहीं गाई जा सकती। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अपना बताने का प्रयास करूंगा। मेरी पढ़ाई का जो क्षेत्र रहा है वह भभुआ, पटना, बनारस
और दिल्ली रहा है। प्राथमिक शिक्षा भभुआ से, उसके आगे की शिक्षा बनारस से, उसके आगे की शिक्षा पटना से, और आईटी सेक्टर की शिक्षा दिल्ली और पटना से हुई है। अब मैं शिक्षा ग्रहण करते हुए ही लोग बोलते हैं कि शिक्षा जब स्टडी कर रहा था, आवाज जा रही है सर? कोई क्लियर आ रही है, क्लियर है एकदम। यस सर, यस यस आवाज आ रही है सर। जब मैं अध्ययन कर रहा था तभी से मेरा इंटरेस्ट जो है टेक्निकल का रहा है, बिजनेस का रुझान रहा है। मैं जब कंप्यूटर का दूर दूर तक लोग जब यहाँ लोग को देखने के लिए नहीं मिलता था, तब मैं कंप्यूटर क्षेत्र में आया। उसके आने के पीछे एक ही कारण था कि मेरे पिताजी पंजाब में रहते थे, उनके एक मित्र थे अमेरिका में और उनसे बातचीत होती रहती थी। उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि बेटा को आप जो है आईटी सेक्टर में लाइए और मैं इन्हें अमेरिका ले जाऊंगा। और हुआ ये कि मैं उसी के चलते कंप्यूटर पढ़ने लगा और कंप्यूटर का भी 1-1.5 साल ही पढ़ाई हुई थी। दुर्भाग्यवश वो मेरे पिताजी के मित्र का देहांत हो गया, जिसमें बहुत ही जो एक मानसिक क्षति पिताजी को हुआ, क्योंकि उन्होंने जो आशा रखी थी। तो वो फिर भी आगे मैं बढ़ता रहा और कंप्यूटर सीखने के बाद मैं कंप्यूटर क्षेत्र में कुछ काम भी करना शुरू किया। इवन 2-3 सालों तक कंप्यूटर क्षेत्र में आप को कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रेस संचालित किया था मैं। भभुआ में पहला कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस, सुरेश जी मेरे मित्र हैं, वो सहयोगी थे मेरे, और मैं कंप्यूटर प्रिंटिंग, उस समय प्रेस का काम जो है वो गोटी वाला होता था, गोटी बैठा करके लोग छपाई किया करते थे। और उस समय मैं कंप्यूटर की छपाई करता था तो लोग कहते थे अरे भाई ये इतना अच्छा प्रिंटिंग कैसे होने लगा। यानी शादी कार्ड का प्रिंटिंग, किताबों की प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड उस समय किसी के पॉकेट में कंप्यूटराइज मिलता था तो लगता था अरे भाई ये कंप्यूटराइज वाला जो है कहाँ से आप ला दिए। तो बहुत ही अच्छा जो है एक वो क्षेत्र था और बहुत ही अच्छी उस समय उस क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में बहुत अच्छी कमाई भी थी। बहुत लोग लाइक भी करते थे, अगर कंप्यूटर चलाते हुए किसी व्यक्ति को देखते थे तो बहुत ही आदर्श दृष्टि से देखते थे, ये सोचते थे कि भाई ये बहुत टेक्निकल व्यक्ति है, कंप्यूटर चलाता है। मुझे याद है कि मैं उस समय जब कंप्यूटर खरीदा था तो मात्र 4 GB का हार्ड डिस्क मेरे कंप्यूटर का था, और बड़ा सा डीवीडी जिसको बोलते हैं टीवी की तरह मॉनिटर था, और दिल्ली से मैं लिया था और उसको ले आया था। वो लोग देखते थे, बोलते थे भाई ये कंप्यूटर कहाँ से लाए हैं। तो बहुत सारी कहानियां, परिवर्तन कैसे मेरे जीवन में आया। कंप्यूटर में 4-5 साल बिताने के बाद मैं एक सरकारी जॉब में भी रहा, जिला परिषद में। फिर वहां भी मैं रिजाइनेशन छोड़ दिया, उस जॉब को छोड़ दिया, प्रिंटिंग प्रेस के कार्य को किसी और को हैंड ओवर किया और मैं पंजाब चला गया। और पंजाब में भी वहां मैं कंप्यूटर क्षेत्र कम मोबाइल क्षेत्र में आया। मोबाइल की टेक्नोलॉजी तब तक से डेवलप करने लगी थी, कंप्यूटर का मार्केट तो था ही, कंप्यूटर के साथ मोबाइल का क्षेत्र डेवलप करने लगा था। और मोबाइल में भी मैंने सीखा और मोबाइल का टेक्नीशियन हुआ और मोबाइल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा किया। और उसके बाद वहीं से मैं मोबाइल के ही क्षेत्र में दुबई चला गया। 2-3 सालों तक मोबाइल टेक्नीशियन का भी काम वहां किया, और वो भी नहीं, नौकरी नहीं, पार्टनरशिप के रूप में मैंने काम किया। लोग कहते हैं भाई विदेशों में जाकर के पार्टनरशिप में काम कैसे लोग करते हैं, लेकिन मैंने किया। और कुछ ऐसी फिर परिवर्तन आया, कुछ तबीयत खराब हुआ। मैं 2-3 साल के 2-1.5-2 साल में ही 4-5 बार मैं इंडिया आया और गया।
लोग कहते थे अरे भाई दुबई जाते हैं लोग तो 2 महीने 4 महीने तुम आ रहे हो, तो 2 साल में नहीं आते, तुम कैसे आ जा रहे हो? ये भी एक आश्चर्य था। बहुत सारी बड़ी उसके पीछे घटनाएं भी हुई। और मैं जब वहां से आया तो फिर मेरा जो पंजाब का कार्यक्षेत्र था वो मैं अपने भाई को दे दिया था, वो कर रहा था। तो फिर मैं भभुआ पुनः आया, और भभुआ फिर मैं स्कूल के क्षेत्र में आया। तो स्कूल के क्षेत्र में भी आया तो कंप्यूटर का अपने को नॉलेज था ही। उस समय स्कूलों में भी प्रचलन धीरे धीरे कंप्यूटर का हो गया था, और मैंने अपने स्कूल में भी कंप्यूटर संचालित किया, जिसकी एक क्रांति आई। एक हमारे शायद मित्र इसमें होंगे, राम प्यारे सर, तो शायद हैं कि नहीं है मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। राम प्यारे सर के स्कूल में भी हम लोगों ने कंप्यूटर संचालित कराया, और वो कंप्यूटर की क्रांति आज राम प्यारे सर जो मेरे मित्र हैं, पहले भी साथी थे, अभी भी हैं, इस बिजनेस में भी आए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आए, परिवर्तन आता रहा, मेरे जीवन में आता रहा। और धीरे 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 परिवर्तन आते हुए स्कूल संचालित किया, और स्कूल में भी बहुत अच्छे ढंग से स्कूल मैं चला रहा हूँ। मेरा स्कूल भभुआ में एक मेन रोड पे लगभग 2-2.5 एकड़ के जगह में, और बड़ा खूबसूरत ही है। और इस स्कूल को चलाते हुए इसी बीच में एक और परिवर्तन आया, जिसके समक्ष में आप जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की देन है कि मैं आपके सामने विद्यमान हूं। इस परिवर्तन में सबसे बड़ा रोल हमारे ग्रेट अपलाइन नरेश गिरी सर का है। लोग कहते हैं कि लाने वाला बड़ा ही प्रमुख होता है। जैसे हम कहते हैं कि हम अपने जीवन को यहाँ जी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे माता पिता का है। माता पिता नहीं होते तो पृथ्वी पे हम नहीं आते। उसी तरह से इस बिजनेस में अगर नरेश जी नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्होंने मुझे इसमें लाने के लिए 1-2 दिन नहीं, हम लोग जब आए तब हमको समझ में आया कि कितना परिश्रम है। लगभग लगातार 4-5 महीने तक उन्होंने प्रयास किया, मेरे चैम्बर में आने का प्रयास करते थे, और मेरा गार्ड उनको रोक दिया करता था, नहीं सर से भेंट नहीं होगा। और आरसीएम का जब नाम लेते थे तब तो और गार्ड साहब और रोक देते थे कि सर सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, लगातार लगे रहे, और लगातार लगे रहने का परिणाम यह हुआ कि अंततः उनको कामयाबी मिली। कामयाबी मिलने के पीछे यह कारण था कि उनका लड़का भी मेरे हॉस्टल में पढ़ता था, और वो आए और मुझे प्लान दिखाए। प्लान दिखाने के बाद उन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास का परिणाम है कि मैं आज हूँ। लोग कहते हैं, आज मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के बाद हम लोग एक्टिव की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या करना है। तो हम जब बोलते हैं कि सामान खरीदना है, कम से कम 1000 बीबी का खरीदना है, तो लोग इधर उधर करते हैं। गिरी सर ने मुझसे कभी भी ज्वाइनिंग की बात नहीं की, ना ही एक्टिव की बात की। वो सिर्फ बोले कि सर आप हॉस्टल में आप सामान हम ये आरसीएम का यूज करिए। और मुझे याद है कि मैं उस दिन शाम को गिरी सर से बोला कि सर आइए सुबह मुझे कुछ सामान दे दीजिए। मुझे याद है मैं 10,000 रुपया गिरी सर को दिया और बोला कि कुछ सामान 2-3 ला दीजिए। अभी हॉस्टल में तो 40-50 हजार का सामान आता है, लेकिन 10,000 का सामान ला दीजिए और मैं देखता हूँ कि आपका सामान कैसा है। मुझे याद है गिरी सर गए और जिस पीयूसी पे गए, जो सामान का मैं डिमांड किया था वो 10,000 का नहीं मिला, तो सिर्फ 6,000 का सामान लाए और 4,000 मुझे लौटा दिए। बोले कि सर आज सामान पूरा नहीं था, बाद में वो हम ला देंगे। और देखिए कि उसके तुरंत बाद, तुरंत यानी 15-20 दिन या 1 महीना भी नहीं बीता और तुरंत लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद परिणाम ये हुआ कि गिरी सर जब कहते थे
कि सर सामान ले लीजिए, तो हम कहते थे अरे सामान क्या लेना है, लॉकडाउन लग गया, अभी सामान कहाँ, हॉस्टल में तो लड़के नहीं है। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय रवि सर मेरे स्कूल में, मेरे ऑफिस में आए, और साथ में हमारे ग्रेट अपलायन अनिल सर और गिरी सर थे। इन तीनों लोगों ने मुझे पुनः कुछ बताने का प्रयास किया। तो मेरा जवाब था कि भाई आप लोग कहे थे इस बिजनेस से खर्चा करने के बाद कुछ आमदनी भी होती है, तो आमदनी क्या होती है इससे मतलब नहीं है, आप अगर 2 पैसा या 2 रुपया भी मेरे अकाउंट में आया होगा तो मैं मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। और रवि सर, गिरी सर से बात किए और डिटेल्स देखे, जैसे आजकल हम लोग अपने जो लोग हैं उनको दिखाते हैं ऐप्स पे, तो उसमें देखा गया तो 256 रुपया क्रेडिट हुआ था। और मेरे पास SBI बैंक का ऐप था, मैंने देखा तो सही में 256 रुपया क्रेडिट था। और मैं तब कहा रवि सर से कि ठीक है, अब मैं मानता हूं भाई ये काम तो सही है। और ठीक 2-4-5 दिन के बाद ही हमारे ग्रेट अपलाइन, जिससे मुझे बहुत ज्यादा इसमें और आगे बढ़ने का जो उत्साह मिला, SP वर्मा सर के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूं सभी लोगों से। SP वर्मा सर ऑडिट करने के लिए स्टेट बैंक भगवानपुर मंडेश्वरी में आए हुए थे, और उनसे भेंट हुआ। और उनसे भेंट होने के बाद उन्होंने जो मुझे एक ऐसी चीज बताई कि सर आपके लिए इस RCM में बस 2 काम है, एक तो अपनी दुकान सर चेंज कर दीजिए, दूसरा सीखिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आप सीखते जाइए। और उन्होंने एक पेज पे, सादे पेज पे हरे पेन से ये 2 चीजें लिख करके, साथ में 2-3 किताबों का नाम और चैट विद सुरेंद्र बख्श का उन्होंने प्रमोशन किया कि इसे रोज सुनिएगा, और मैं वही किया। शायद यहाँ बैठे हुए जितने भी साथी हैं उनको आश्चर्य होगा कि चैट विद सुरेंद्र बख्श के सारे एपिसोड मैं 3 राउंड सुन चुका हूं, जिसका की परिणाम है कि मैं यहाँ पे हूँ, और जिसका ये परिणाम है कि बहुत ही कम दिनों में जो है एक सीखते हुए खूबसूरत रॉयल्टी चीफ किया हूं मैं। और इसमें आने के लिए जो मुझे जो प्रेरणा मिली, वो जब प्लान मैंने देखा, उसमें सबसे जो प्रेरणा मिली, आज जैसे दीपचंद जी ने जो प्लान दिखाया, उसमें जो सबसे प्रेरणा वाला जो मुझे स्रोत मिला था, वो एक्टिव और पैसिव इनकम का जो दिखाए प्लान में, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं चाहूंगा कि उसे एक पॉइंट में, बहुत सारा नहीं, एक शेयर के माध्यम से मैं जो है उसे दिखाना चाहूंगा। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। स्क्रीन दिख रहा है सर? प्रॉपर दिख रहा है सर। जो प्लान अभी दिखाया है सर, तो उसमें मेरा काम तो आधा से अधिक या 75% प्रेमचंद सर ने कर ही दिया है। मैं उससे बस पुनरावृत्ति कर रहा हूं थोड़े 2 पॉइंटों से। मुझे इसमें जो दिखाई दिया, इनकम दिखाई दिया, और इनकम के साथ कौन सा इनकम दिखाई दिया वो मैं बताना चाहता हूं। प्लान देखने से पहले, प्लान नहीं देखा था तो मेरे भी दिमाग में एकदम था कि इनकम मतलब इनकम, सिर्फ इनकम ही होता है, चाहे वो स्कूल से आए, चाहे वो मेरे बिजनेस से आए, चाहे वो मेरे नौकरी से आए, चाहे कहीं से आए। अगर 1 महीने में मेरे
अकाउंट में अगर 2 लाख 4 लाख आ गया तो मैं उसे इनकम मानता था। लेकिन जब मैं प्लान देखा तो उसमें देखा कि नहीं, इनकम तो 2 तरह का होता है। तो वो मैं देखा कि इनकम 2 तरह का कौन सा होता है। पहला एक्टिव इनकम होता है और दूसरा जो है पैसिव इनकम होता है। इसके बारे में जब मैं समझा तो मुझे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक्टिव इनकम के बारे में मुझे बताया गया कि एक्टिव इनकम ऐसा इनकम है जो आपको काम करते हैं तो पैसा आता है। एक छोटी सी बात आप समझिए, एक मजदूर सुबह आता है, दिन भर काम करता है, शाम को चला जाने के वक्त आपसे पैसा मांगता है, वो आप पैसा देते हैं, वो एक्टिव इनकम है। दूसरे दिन आता है, दिन भर आपके घर बैठता है और काम नहीं करता है तो पैसा भी नहीं मांगता है, आप पैसा देते भी नहीं है, उसके पास इनकम नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे काम, जैसे प्रेमचंद सर ने कहा, बहुत सारे काम को मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि सर ने जो पैसिव इनकम का उदाहरण स्कूल, बस और ये दिया, वो भी आज पैसिव इनकम नहीं रहा, वो भी एक्टिव ही हो गया है। मैं स्वयं उदाहरण हूं स्कूलों का। स्कूल भी पैसिव इनकम नहीं रह गया, इस कोरोना काल में वो भी एक्टिव हो गया। बंद है स्कूल, आमदनी नहीं आ रहा है, बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं, रेंटर नहीं है, अगर हैं भी तो चले गए और जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आमदनी आएगा कहां से, पैसिव हुआ कहां से। लेकिन पैसिव इनकम का मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे दीपचंद सर ने आम का पेड़ का दिया उदाहरण, बहुत ही सटीक उदाहरण है, इसको मैं भी देता हूं कि जैसे एक किसान खेती करता है, धान गेहूं उपजाता है, जितने साल धान रोपता है, जितने साल धान गेहूं रोपता है, काटता है, इनकम आती रहती है। लेकिन वही किसान थोड़ा सा दिमाग लगाता है, नहीं भैया ये तो एक्टिव इनकम है, मैं पैसिव इनकम लेना चाहता हूं, तुरंत क्या करता है, उस खेत में आम का पेड़ लगा देता है, कटहल का पेड़ लगा देता है, बगीचा लगा देता है, तो पता चलता है कि उसका इनकम जो है दुगना हो जाता है। और वो आम का पेड़, कटहल का पेड़ 1 साल में नहीं तैयार होता है, 4-5 साल लगता तो है, लेकिन 4-5 साल के बाद जब फरना शुरू होता है तो क्या 1 साल फरता है क्या? शशि सर आवाज जा रही है? जी नहीं सर। अरे क्या 1 साल फरता है क्या? वो आम का पेड़ 1 साल फरता है क्या? जी नहीं। आपके लगातार फरता है। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि फरता तो है, मेरा दुश्मन आके उस पेड़ के सामने और 5 साल के बाद अपना माथा पटकता है, पटक पटक करके आम को कहता है अगले साल मत फरना, अगले साल मत फरना। क्या वो आम नहीं फरता है क्या? फरता है सर। फरता है, फरता है। यानी वैसे पैसिव इनकम को हम मानते हैं, जो लाख बाधाएं आ जाए, कोरोना का बाप भी आ जाए तो रुके ना, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। और इस बिजनेस में वैसे पैसिव इनकम आता है, बशर्ते कि जो 4-5 साल मैंने कहा, वो 5 साल देने के लिए यहाँ पे लोग तैयार हो जाएं तब। बहुत सारे लोग हैं जो 5 साल देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो है बहुत ही कम दिनों में वो चाहते हैं कि हमको जो है उपलब्धि मिल जाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो है लगातार अगर 5 साल आप देते हैं तो उस आम की तरह पैसिव इनकम आप ले सकते हैं। और ये मुझे दिखने का परिणाम ये हुआ कि मैं इसमें आया और लगातार चलना शुरू किया, और उस 5 साल के इंतजार में चल रहा हूं कि उस 5 साल के अंदर ही उस आम की पेड़ की तरह कैसे इस बिजनेस से पैसिव इनकम लूं। और आज उस पैसिव इनकम की देन है कि यहाँ मैं हूं। और लोग कहते हैं कि जब किसी काम को करने लगते हैं या करने जाते हैं या कोई चीज लेने जाते हैं तो बड़ा
ठोक ठोक करके देखते हैं। ये हमारे आदरणीय डी सर का शब्द है। डी सर के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहता हूं। मैं इस बिजनेस में आने से पहले सर के पास 2-3 बार गया, ऐसे आया 2-3 बार गया सर के पास कि आखिर ये बिजनेस है क्या, और उन्होंने जो मुझे विजन दिया उसका भी परिणाम है कि आज तक मैं निगेटिव नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें पैसिव इनकम परफेक्ट आप तब अनुभव करते हैं जब आपके अंदर यह विश्वास हो, यह आशा हो, यह समर्पण हो कि इसमें पैसिव इनकम आता ही आता है। जैसे आप आम का पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाते ही 5 साल इंतजार करते हैं, तो 5 साल के बाद वो पैसिव इनकम दिखता है। 1-2 साल के बाद ही आप सोचते हैं कि अरे आम तो फरा नहीं, आम तो फरा नहीं, क्या वो आम फर जाएगा क्या सर? फर जाएगा क्या? नो, कभी नहीं फरेगा। 5 साल आपका इंतजार तो करना पड़ेगा। देखते हैं 2-3 साल में 1-2 फरता है। कोई पेड़ जो है 1-2-3 साल में तैयार हो जाता है, 1-2-4 फरता है। फिर भी आप हताश होते हैं क्या? वही पेड़ 5वें-6वें साल पूरा घना फरने लगता है, इतना फरता है कि आपको उसको बल्ली लगानी पड़ती है कि भाई इतना फर गया कि बल्ली लगाओ, ये इसके जो ये टहनी है टूट न जाए। ऐसा है कि नहीं रवि सर? है सर, है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम जो है वैसे पैसिव इनकम के लिए यहाँ आए हैं। क्यों? आप जानते हैं कि मैं स्कूल चलाता हूँ, नौकरी है, बिजनेस है, तो 2-4 हजार के लिए तो आया नहीं हूँ। और एक्टिव इनकम के लिए तो एकदम नहीं आया हूँ। एक्टिव इनकम के लिए तो बिजनेस मेरे पास है, मैं उसी बिजनेस को क्यों नहीं करूंगा? वो दुनिया का सबसे एक्टिव इनकम में सबसे सर्वोच्च, सबसे प्रतिष्ठित, दुनिया का सबसे उच्च कोटि का बिजनेस स्कूल है, जिसमें मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है। तो एक्टिव इनकम तो कर ही रहा हूं ना, फिर दूसरा करने की क्या जरूरत है? तो दूसरा इसलिए मैं कर रहा हूं, उसमें पैसिव इनकम दिखता है और पैसिव इनकम लेने के लिए मैं आया हूं। दूसरा एक पॉइंट इसमें दिखा कि सुरक्षा है। सुरक्षा में और भी पॉइंट है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, उसको मैं बहुत तवज्जो नहीं दिया, सुरक्षा को दिया। मैं स्कूल चलाता हूं, क्या मेरा बेटा स्कूल चला लेगा? क्या सक्षम होगा तो चलाएगा, नहीं सक्षम होगा तो नहीं चलाएगा। लेकिन इस बिजनेस में अगर मेरा बच्चा सक्षम भी नहीं है तो ये बिजनेस अपने आप चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसे मैं देखा और इसमें सबसे प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण, लोग जो बोलते हैं ना, धार्मिक लोग बोलते हैं कि जीता जागता देवता। ओम प्रकाश सर, जीता जागता देवता कौन कौन मानते हैं हम धर्म में? जो प्रेजेंट में है सर, सूर्य को मानते हैं, सूर्य को जीता जागता देवता मानते हैं, सूर्य। बिल्कुल एकदम सर, एकदम सूर्य को मानते सर, बिल्कुल। उसी तरह से जीता जागता उदाहरण, जीता जागता उदाहरण में रवि ओपी शर्मा का देख रहा हूं, है कि नहीं है? बिल्कुल एकदम है, 100%। सिक्योरिटी फ्रीडम का सबसे जीता जागता उदाहरण हमारे ग्रेट अपलाइन, और ये बड़े सौभाग्य की बात है, उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे टीम के ग्रेट अपलाइन है रवि सर। ओपी शर्मा सर की एक आशा थी, एक विश्वास था, पैसिव इनकम और सिक्योरिटी फ्रीडम, जो उन्होंने करके दिखाया, उसका उदाहरण हमारे सामने है। तो उनका जब लक्ष्य था, उनका जब आशा था, उन्होंने पूरा किया। क्या हम सब इसमें बैठे हुए साथी नहीं पूरा करेंगे? क्या जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। बस दृढ़ आशा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अवश्य पूरा होगा। और मैं
अपने लीडर के बारे में बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक राजा था। उस राजा के यहाँ एक व्यक्ति आया और बोला कि सर मुझे काम दीजिए। राजा ने बोला कि क्या तुम में काबिलियत है, क्यों काम दूं? वो व्यक्ति ने बोला मेरी काबिलियत यह है कि मैं आदमी या जानवर किसी की शक्ल देख करके उसकी पहचान कर लेता हूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुमको मैं काम देता हूं। उन्होंने राजा ने उसको काम दिया, और काम क्या दिया, एक घोड़ तबल। ओम प्रकाश सर, घोड़ तबल कहते हैं, क्या कहते हैं आप? सैनिकों का घोड़ा जहाँ घुड़सवार, घुड़सवार सर, घुड़सवार जहाँ घोड़े रहते हैं, घोड़ तबल बोलते हैं ना सर? हाँ अस्तबल जी बोलते हैं। सर। जी, तबेला का तबेला। हाँ, तबेला में उसकी ड्यूटी लगा दी। और तबेला में अस्तबल जी, तबेला जहाँ भैंस रहते हैं उसको तबेला कहते हैं सर, जी, अस्तबल कहते हैं उसको। आप समझ लीजिए कि जहाँ घोड़ा रहते हैं, घोड़े के समूह में उसकी देख रेख में उसकी ड्यूटी लगा दी। और ड्यूटी लगाने के बाद वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति से उन्होंने सबसे अच्छा घोड़ा था उस घोड़े के बारे में पूछा कि इस घोड़े के बारे में बताओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि उन्होंने पूछा कि इस घोड़े की खास बात क्या है। तो उसने बोला कि सर इसकी नस्ल सही नहीं है, इसकी नस्ल सही नहीं है। तो राजा ने आश्चर्य किया और उस जंगल के जंगली को बुलाया जहां से वो घोड़ा आया था। तो उस जंगली ने बोला कि सर सही है, यह घोड़ा जब जन्म लिया था तो इसकी मां मर गई थी और ये घोड़ा गाय का दूध पिया है, गाय का दूध पिया है, इसलिए इसकी नस्ल जो है थोड़ी सी घोड़ों से अलग है। राजा बहुत खुश हुए और उसे बहुत ही सम्मान के साथ उसको जो है पैसा रुपया दिए और फिर उनकी ड्यूटी, उस व्यक्ति की ड्यूटी रानी के यहाँ लगा दिए, रानी की देखरेख में लगा दिए। और वो कुछ रहने लगा, रानी की देखरेख करने लगा। और रानी की देखरेख करते हुए जब राजा ने फिर पूछा रानी के बारे में कि ये बताओ कि क्या खासियत है रानी में, तो फिर वह व्यक्ति ने रानी के बारे में बोला कि रानी सर पैदाइशी रानी नहीं है। फिर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि अरे ऐसा कैसे? राजा ने अपनी पत्नी के माँ को बुलाया और माँ से पूछा। तो उनकी माँ ने बोला कि हाँ सर, आपके पिताजी और मेरे पति के साथ एक कमेंट हुआ था कि आपकी बेटी का शादी मेरे बेटे से होगा, और मेरी बेटी का देहांत 6 महीना बाद ही हो गया था, और ये बेटी मैं जो है किसी से गोद लिया हूँ, किसी से गोद लिया हूँ, और यह बेटी मेरी जन्म में, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, पालने वाली। अब वो राजा और खुश हुआ उस व्यक्ति पे, और खुश होने के बाद उसे बहुत सारे भेड़ बकरियां उसको दान में दिया उस व्यक्ति को। और दान में देने के बाद वह कहा कि अब तुम हमारी देखरेख करना। राजा अपने यहाँ उसको ड्यूटी लगा दिए। राजा जब अपने यहाँ ड्यूटी लगा दिए तो वो राजा का देखरेख करने लगा। और कुछ दिन के बाद राजा स्वयं पूछे कि मेरी खासियत क्या है, मेरे बारे में बताओ। तो वह व्यक्ति राजा से एक वचन लिया। आवाज जा रही है ना सर? जी सर, जी सर। राजा से एक वचन लिया कि ये सर एक हमको वचन दीजिए कि हमारा जान बख्शिएगा, हमको मारिएगा नहीं, मैं अगर सच्चाई कहूंगा तो मुझे मारिएगा नहीं। राजा ने कहा नहीं नहीं भाई, ये वचन देता हूं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। फिर उसने जवाब दिया, राजा साहब आप राजा के बेटे हैं कि नहीं, ऐसा मुझे डाउट है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जवान तो दे चुके थे, इसको तो मारेंगे नहीं। फिर थोड़ी सी गुस्सा शांत किए, अपनी माँ को बुलाए, और जब माँ को बुलाए और माँ से पूछे
कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं। माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम एक चरवाहे का लड़का हो, मैं तुम्हें गोद लिया था और तुम मेरे गोद लेने के चलते राजा बन गया, इसीलिए तुम राजा हो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो राजा पूछा कि अरे भाई तुम्हारे अंदर ये कैसे पता चल गया कि मैं राजा नहीं हूं। तो वो व्यक्ति ने बोला कि सर, व्यक्ति की पहचान उसके कर्तव्य, उसके आचरण, उसके व्यवहार से होता है। सर, जब हमको आपने प्रोत्साहन दिया तो भेड़ बकरियों का प्रोत्साहन दिया, भेड़ दिया, बकरी दिया, तो मुझे लगा कि एक राजा जो है किसी को प्रोत्साहन देता है तो वो सोना चांदी धन देता है, आप तो भेड़ बकरी मेरे को क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपकी पहचान कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी यहाँ ग्रेट अपलाइन हैं वो एक अच्छे व्यक्ति की पहचान करने वाले हैं। डी कुमार सर ने बहुत लोगों की पहचान की, रवि सर ने बहुत लोगों की पहचान की और पहचान करके आज आगे बढ़ा रहे हैं। आने के लिए तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सर लोगों की महानता है कि कौन आगे चलेगा, कौन हीरा है, कौन जवाहरी। लोग बोलते हैं कि जवाहरी हीरे का पहचान करता है और इतने हीरे इसमें बैठे हैं, ये किसी न किसी गुरु की पहचान से बैठे हैं। अगर गुरु पहचानते नहीं तो ये सारे हीरे आज मीटिंग में लगभग 54-55 दिख रहे हैं, 65-70 तक पहुंच गए थे। ये सारे हीरे यहाँ नहीं होते, ये गुरुओं की पहचान है जो यहाँ विद्यमान है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। बहुत बढ़िया, शानदार। अब मैं चाहूंगा कि बहुत ही जल्द 2 मिनट और ले सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक शेयर करना चाहता हूं। शेयर पे क्लिक करेंगे तब होगा। जी जी हो गया। दिखेगा तो बोलिएगा सर। शेयर दिख रहा है सर?
स्क्रीन दिख रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी जी आ रहा है सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है सर? नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत। अगर इसे हम अपना ले तो इस बिजनेस में कहां तक जाएंगे? अगर टीसी सर डायमंड और उसके ऊपर की और भी कोई पिन बना दे, उस पे भी जा सकते हैं। जो बनाए हैं उसके ऊपर भी बना दे और इस सिद्धांत को अपना ले, उस पिन को भी यहाँ बैठे सभी लोग छू सकते हैं। वो नैतिक सिद्धांत क्या है? पहला नैतिक सिद्धांत क्या लिखा हुआ है सर? ये थोड़ा सा हमसे ऊपर से ढक रहा है। समय निष्ठा। टाइम सिक्योरिटी। टाइम पंचुअलिटी, समय निष्ठा। समय के अनुसार अगर हम काम करें, समय के अनुसार चले, समय को पहचान ले, समय के क्षण क्षण को हम अपना लें, तो हम कहीं भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि समय 2 मिनट है, इसलिए बहुत फास्ट मैं दिखाना चाहूंगा। दूसरा, नैतिक सिद्धांत यानी अपने जीवन में नैतिक मूल्य जो होते हैं उसको अपनाएं, उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करें, सैद्धांतिक बने, सिद्धांत से चलें। जिस काम का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से कभी भी मरौवत न करें। तीसरा, ये जो है ये सबसे बड़ी एक चुनौती होती है हम लोगों की, ये विध्वंस को झेलना, एफर्ट्स। अभी देखिए आरसीएम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो प्लान ही दिखाने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। आरसीएम पारसीएम नमक बेचने लगे क्या, ये करने लगे क्या, वो करने लगे क्या। अगर इसको झेल लिए, ये सारी चीजों को आप अपने ऊपर ले लिए, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बहुत सारे इसके डिटेल से बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं बस 2 मिनट में इसे खत्म करना चाहता हूं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, शारीरिक भाषा। अभी देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, टाई कोट लगा के बैठे हैं, मन को प्रसन्नचित्त करके बैठे हुए हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज जो बोल रहा है कि अरे भाई यहाँ सब लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें दुखित नहीं है, सब लोग दुखित हैं। लेकिन यहाँ बॉडी लैंग्वेज दुखित वाला दिखाइएगा तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। आप बिजनेस करने चले हैं तो दुख को एक साइड में रखिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखिए। अब आगे हम देखते हैं एनर्जी। अगर जिस काम को करने चले हैं तो एनर्जी आपके पास नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी बिना एनर्जी, बिना ऊर्जा का तो फैक्ट्री भी नहीं चलता। आप तो व्यक्ति हैं। किसी सर का माइक ऑन है? शशि सर। जी जी सर। बिना एनर्जी का कुछ चलता है क्या? नथिंग पॉसिबल सर। नथिंग पॉसिबल। एनर्जी का होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं नजरिया। नजरिया आपका एटीट्यूड, आपके बिजनेस में नजरिया क्या? आप किसी के घर गए हैं, आपका नजरिया क्या है? व्यक्ति देखता है कि यह क्या करने आया है, इस सामान बेचने आया है कि मेरा घर देखने आया है, देख ताक रहा है, कहीं रात को आएगा सामान उठा ले जाएगा। ऐसी भी नजरिया कुछ लोग की होती है। लोग सुनते होंगे कि घर में आया था और चोरी हो गया रात में, तो लोग कहते अरे वो दिन में एक व्यक्ति आया था और बड़ा इधर उधर देख रहा था, बड़ा 3-13 कर रहा था और वो तो सामान वही ले गया होगा। नजरिया, एटीट्यूड बहुत बड़ा माने रखता है। अगर आप वो नहीं भी किए हैं फिर भी लोगों को शंका होता है। यानी आपका नजरिया अगर सही हो, आपके किसी को देखने की नजरिया सही हो, आप किसी के व्यक्ति अपने डाउन लाइन अप लाइन में देखने का आपका नजरिया सही होगा, तो आप उनको सम्मान देंगे, आप उनको मानेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अगला है दीवानगी, पागलपन, जुनून, जिसको बोलते हैं पैशन। ये अगर नहीं है, कैसे कहते हैं कि भैया 6 महीने 5 महीने 4 महीने 6 महीने में रॉयल्टी कैसे आ गई, ये पागलपन अगर नहीं होता तो रॉयल्टी क्या, आप तो बिगनर भी नहीं बनिएगा। अभी मेरे सामने कुछ ऐसे भी लोग हैं कि 2 साल हो गया, पूछते क्या हुआ तो बोले बिगनर भी नहीं बने हैं, क्योंकि उनके अंदर दीवानगी नहीं है, पागलपन नहीं है, जुनून नहीं है। आगे हम देखते हैं कि सीखने की ललक, जो एसपी वर्मा सर ने मुझे बोला था,
वो ललक मुझे उस दिन पैदा नहीं हुआ होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ये सीखने की ललक अगर नहीं होगा तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। और आगे मैं देखता हूँ थोड़ा और ज्यादा करें, यानी जब आप विगनर होते हैं तो स्टार्टअप की सोचिए, स्टार्टअप होते हैं तो ओपनर की सोचिए, रॉयल्टी होते हैं तो टेक्निकल की सोचिए, 10 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए कमाने की सोचिए, थोड़ा और सोचिए। और अंतिम में तैयारी पूरी होनी चाहिए, चाहे वो 1 मिनट का प्रोग्राम हो, चाहे 10 मिनट का प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका कोई कार्य हो, उसकी तैयारी आप थोड़ा भी मन लगा के करते हैं, थोड़ा भी चाहत से करते हैं, तो आप प्रिपरेशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपका काम बहुत बड़ा होता है। अगर मैं थोड़ा सा अपने जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत जो मैं सीखा हूँ इस पॉइंट को मैं रखा, अगर इस पॉइंट से आपका थोड़ा भी बिजनेस अगर आगे ग्रोथ कर जाता है तो मेरा यहाँ बताना धन्य होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शानदार सर, एक बार जोरदार तालियां थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।